नमस्कार दोस्तों। यूपी पीसीएस की पीवाई की सीरीज में आप सबका स्वागत है। यह इस वीडियो सीरीज का 22वां लेक्चर है। इससे पहले हम 21 लेक्चर कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक उनको नहीं देखा है तो उनको आप जरूर देखिए। यूपी पीसीएस की जो परीक्षा है, प्रारंभिक परीक्षा, वह दिसंबर में होने वाली है। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जो प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न हैं, पिछले सालों में पूछे गए जो प्रश्न हैं, उनको जरूर देखिए, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। और अगर आपने इसको ठीक से कवर किया है तो इस बात की पूरी संभावना है कि बहुत सारे प्रश्नों को आप एक ही झटके में बहुत अच्छे तरीके से हल कर ले जाएँगे। तो आइए शुरू करते हैं हम प्रश्नों को। पहला प्रश्न क्या है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस यह कब मनाया जाता है? यानी आपको डेज़ याद रखने होंगे और वह भी कौन से? इम्पोर्टेंट वाले, वहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो बायोडायवर्सिटी डे या वर्ल्ड बायोडायवर्सिटी डे यह कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह क्या है? 22 मई। देख लेते हैं इसको हम डिटेल से। 22 मई ही क्यों? क्योंकि इसी दिन यानी 22 मई 1992 को नैरोबी कहाँ है? केन्या में एक सम्मेलन आयोजित हुआ। जैव विविधता अभिसमय कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सीबीडी, इसको स्वीकार किया गया आधिकारिक रूप से। तो सीबीटी को स्वीकार किया गया कब? 22 मई 1992 में। कहाँ पर? नैरोबी में। नैरोबी कहाँ है? केन्या में। तो उसी दिन से या उसी दिन को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। 22 मार्च की बात करें तो अदर ऑप्शन थे उसमें से। 22 मार्च को होता है क्या? विश्व जल दिवस। 23 जून को और 16 अप्रैल को। 23 जून को क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। और 16 अप्रैल को ऐसा कोई खास दिन होता नहीं है। 23 जून को आप एक डेट और याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस, यह भी मनाया जाता है कब? 23 जून को। तो आंसर हमने देख लिया और बाकी ऑप्शन भी देख लिए। अब हम यह देख लेते हैं जीएस के पार्ट को। जो आपकी यह बायोडायवर्सिटी होती है, यह होती क्या है और इसके प्रकार कौन से होते हैं? तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट कि जो यह शब्द है बायोडायवर्सिटी, इसको सबसे पहली बार किसने इस्तेमाल किया था? तो वॉल्टर जी रोसेन ने। और कब? 1985 में। तो पहली बार इस शब्द को किसने इस्तेमाल किया था? वॉल्टर जी रोशन ने। कब? 1985 में। बाद में इसको फेमस किसने करवाया? एडवर्ड ओ विल्सन ने। तो दो फैक्ट हैं। शुरू किसने किया या इस शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया? वॉल्टर जी रोसन ने। फेमस किसने करवाया? एडवर्ड ओ विल्सन ने। अब बायोडायवर्सिटी क्या होती है? विविधता। यानी मान लेते हैं एक क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जो जीव हैं वह कितने प्रकार के हैं, कौन कौन से हैं, कितनी संख्या में हैं। जब यही सब देखा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? बायोडायवर्सिटी। मुख्यतः कैसे देखते हैं? तीन स्तरों पर। एक क्या है आपका? जेनेटिक डाइवर्सिटी। यानी मान लेते हैं कि जो एक ही प्रजाति है उसके जीवों के बीच जो डाइवर्सिटी है वह क्या है? जैसे शेर है, तो शेर में भी कौन सा शेर है? एशियाई शेर है या फिर अफ्रीकन है? कौन से प्रकार का है? और कौन कौन से हैं? जहां पर ज्यादा प्रकार के शेर होंगे वह क्षेत्र क्या होगा? ज्यादा बायो डाइवर्स। फिर है आपकी प्रजाति विविधता, स्पीसीज डाइवर्सिटी। जो एक क्षेत्र है उसमें कितनी अलग अलग प्रकार की प्रजातियां मिलती हैं। जैसे एक ही जंगल है तो उस जंगल में कितने तरह के जीव मिलते हैं। हो सकता है कोई ऐसा जंगल हो जैसे हिम क्षेत्र का, तो वहां केवल हिम क्षेत्र के जो पशु पक्षी हैं वह मिलेंगे, तो वहां डाइवर्सिटी क्या होगी? कम होगी। जो वर्षा वाले क्षेत्र होंगे, वनों वाले क्षेत्र होंगे या फिर ज्यादा वनों वाले क्षेत्र होंगे, वहां पर ज्यादा जीव जंतु होंगे। यानी विविधता जो उनकी है, डाइवर्सिटी जो है। अब यहाँ देखिए, प्रजाति के अंदर विविधता है, एक ही प्रजाति के कितने जीव। और यहाँ पर क्या है? अलग अलग प्रजाति के कितने जीव। तो इसे क्या कहेंगे? प्रजाति विविधता। फिर एक क्या है आपका? इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। एक विशाल भौगोलिक क्षेत्र में, अभी मान लेते हैं जंगल है, इस जंगल में विविधता कितनी है। फिर हमने बात की कि वहां पर जो जीव हैं उनके बीच आपस में विविधता कितनी है। एक ही जो जीव है या जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है उसके बीच में विविधता कितनी है। कि जो पूरा भौगोलिक क्षेत्र है उसमें डाइवर्सिटी कैसी? जैसे एक ही भौगोलिक क्षेत्र में मरुस्थल हो सकता है, वर्षावन हो सकते हैं, आर्द्र भूमि हो सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे हम बात करेंगे क्या, कि जो भारत की डाइवर्सिटी है, यानी भारत एक बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है, तो भारत में क्या है? मरुस्थल भी हैं, वर्षावन भी हैं, आर्द्र भूमि भी हैं। हर तरह की जो इकोसिस्टम है वह आपको मिलेगा। तो यह क्या हो गया? इकोसिस्टम की डाइवर्सिटी भौगोलिक क्षेत्र में देखते हैं। प्रजाति विविधता, अलग अलग प्रजातियों को देखते हैं जो एक क्षेत्र विशेष में रहती हैं। आनुवांशिक विविधता, एक ही प्रजाति के भीतर देखते हैं। तो तीनों अलग अलग हैं। तो इन तीन मेथड से हम जो डाइवर्सिटी है उसको मापते हैं। भारत में जो जैव विविधता है इसके चार क्या है? हॉटस्पॉट, मतलब सबसे ज्यादा जो जैव विविधता है भारत में वह इन्हीं चार क्षेत्रों में मिलती है। एक आपका हिमालयी क्षेत्र, एक आपका पश्चिमी घाट, एक भारत वर्मा क्षेत्र और एक क्या है? सुंडालैंड। तो यह चारों आप याद रखेंगे। सबसे ज्यादा जैव विविधता यह कहाँ है? अमेजन के जंगलों में। अमेजन के जंगल कहाँ है? ब्राजील में। भारत में कहाँ है? पश्चिमी घाट में। तो जैव विविधता यह सबसे ज्यादा कहाँ है? भारत में, पश्चिमी घाट में।
वैश्विक स्तर पर कहाँ है? अमेज़न के जंगल में। अमेज़न के जंगल कहाँ है? ब्राज़ील में मुख्यतः। अब कुछ करंट अफेयर देख लेते हैं। तो आप देख रहे होंगे हमने जीएस डिटेल से कवर किया, हमने जो पीवाईक्यू है उसको डिटेल से कवर किया। अब हम क्या देख रहे हैं? करंट अफेयर। तो एक ही प्रश्न के थ्रू हम पूरा जो टॉपिक है उसको कवर कर रहे हैं। तो 2026 की जो थीम है, अब यह भी पूछता है। 2026 की थीम यह क्या है? फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन, मतलब पहले हमने एग्रीमेंट किया था, अब क्या है? एक्शन का टाइम है। बिल्ड बैक बायोडायवर्सिटी, समझौते से कार्यवाही तक जैव विविधता का पुनः निर्माण करें। यानी अब जो बायोडायवर्सिटी है उसको कागजों से निकालकर तातल पर लाना है, यानी एक्टिवेट करना है। 24 की थीम क्या थी? बी पार्ट ऑफ द प्लान। 25 की थीम क्या थी? आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर, जैव विविधता के संरक्षण के लिए ही तो समझौते भी हैं। एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, एक क्या है? कुनमिंग समझौता। अब यह दोनों क्या है? सबसे पहली बात, इसको अपनाया गया 2022 में। कहाँ पर? मॉन्ट्रियल में। कहाँ है यह? कनाडा में। इसका एक लक्ष्य क्या है? 30x30, यानी 2030 तक जो 30% इकोसिस्टम है उसको सही करना है। तो आपका यह मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था। यह बेसिकली क्या था? जो मुख्य प्रोटोकॉल है वह क्या है? कि जो मानव निर्मित रसायन है और स्पेशली सीएफसी, सीएफसी मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो सबसे ज्यादा आपकी कहाँ होती है? फ्रिजों में या फिर एसी में, मुख्यतः कहाँ? फ्रिज में। इनको सुरक्षित करना है या फिर इनसे जो पर्यावरण है उसको सुरक्षित करना है। यानी लक्ष्य यह था कि जो आपके ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले गैस हैं उनके प्रभाव को कम करना। यह किसका लक्ष्य था? मॉन्ट्रियल का। कुनमिंग मॉन्ट्रियल का क्या लक्ष्य है? कि 2030 तक जो जैव विविधता है जिसको हम डैमेज कर चुके हैं उसको 30% कम से कम रिस्टोर करना है। भारत के योगदान की बात करें तो इंटरनेशनल बिग कैंट अलायंस और मिशन लाइफ, इन दोनों के माध्यम से भारत जो है वो अपनी जैव विविधता का संरक्षण कर रहा है। अब प्रमुख डेट देख लेते हैं, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। 22 मार्च को क्या होता है? विश्व जल दिवस। 22 अप्रैल को क्या होता है? पृथ्वी दिवस। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। 22 मई अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। 2 फरवरी विश्व आर्द्रभूमि दिवस, यह भी इंपॉर्टेंट है। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, यह तो बहुत फेमस है, सबको पता होगा। 16 सितंबर विश्व ओजोन दिवस, यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यह भी देख लेते हैं फैक्ट इससे जुड़े हुए। ओजोन दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वह 1987 में इसी दिन साइन हुआ था। किसके लिए? ओजोन परत की जो संरक्षण है उसको बढ़ावा देने के लिए। पर्यावरण दिवस 1972 का जो स्टॉकहोम कन्वेंशन है, तो पहली बार जब पर्यावरण की बात की गई तो उस दिन को क्या कहा गया? विश्व पर्यावरण दिवस। यानी स्टॉकहोम सम्मेलन जब हुआ था उसी दिन को क्या मनाया जाने लगा? विश्व पर्यावरण दिवस। 1971 में जो रामसर है ईरान में, वहां पर आर्द्रभूमि समझौता हुआ, तो इसी को क्या कहा गया? आर्द्रभूमि दिवस, या इसी दिन को मनाया जाने लगा आर्द्रभूमि दिवस के रूप में। तो यह इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना होगा और एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा मृदा से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंसर्न। अब देखिए हिंदी में यहाँ पे ट्रांसलेशन में थोड़ा सा गड़बड़ है। कंसर्न आपको याद रखेंगे या फिर चिंता या ऐसे देखिए समस्या, तो वह किससे रिलेटेड है? तो इनमें से कौन सी मिट्टी से रिलेटेड है? एक क्या है? मृदीय, एक क्या है? जैविक, एक क्या है? जलीय, एक क्या है? स्थलाकृतिक। तो कौन सा मृदा से संबंधित है? मृदीय या फिर एडेफिक। अब यह एक काफी टफ प्रश्न था क्योंकि प्रश्न को समझना ही अपने आप में ज्यादा डिफिकल्ट था। आंसर देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। एडेफिक क्या है? यह ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? भूमि या फिर मृदा। इकोलॉजी में जो पौधे हैं, जीव हैं, मिट्टी हैं, इन सब पर जो भौतिक और रासायनिक प्रभाव पड़ता है उसको क्या कहते हैं? मृदीय कारक। यानी मिट्टी की वजह से जो प्रभाव पड़ता है किसी पौधे पर, किसी जीव पर, उसे क्या कहेंगे? एडेफिक या फिर मृदीय कारक। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मिट्टी का अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहते हैं? एडफोलॉजी। तो यह भी ध्यान रखेंगे आप। बाकी ऑप्शन देखते हैं। तो जो क्लाइमेट फैक्टर है यह मौसम से जुड़ा है, मुख्यतः मिट्टी से नहीं जुड़ा है, क्योंकि इसी के तहत जो प्रकाश संश्लेषण है, वर्षा होती है, वह सब डिसाइड होता है। जैविक कारक या फिर बायोटिक फैक्टर, इनकी बात करें तो जीवित घटक शामिल होते हैं इसमें जो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, जैसे जो आपका उपभोक्ता है और जो उत्पादक है, यह दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। फिर स्थलाकृतिक कारक, ये भौतिक बनावट वाली चीजें हैं, जैसे आपके पहाड़ हैं, ढलान है, समुद्री तट हैं, नदियां हैं, यह सब किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। अब प्रश्न को देखिए, मृदा से संबंधित कौन सा है? तो जैविक हमने देख लिया, जलीय देख लिया, स्थलाकृत देख लिया। मृदा से संबंधित कौन सा है? एडेफिक। कौन से प्रमुख जो अजैविक कारक हैं जो पारिस्थितिकी तंत्र को या फिर इकोलॉजी को प्रभावित करते हैं? तो एक क्या है? क्लाइमेटिक, प्रकाश कैसा है, तापमान कितना है, हवा कैसी चल रही है, वर्षा कैसी हो रही है। फिर क्या है? एक आपकी टोपोग्राफिक, ऊंचाई कैसी है, ढलान कैसा है, यह सब देखा जाता है। फिर एक क्या है आपका? एडिफिक या फिर मृदीय कारक,
जो यहाँ से आपसे पूछा था। तो आपको यह सब ध्यान रहेगा। करंट अफेयर देखते हैं, तो एआई के थ्रू जो यह एडैपिक कारक हैं, इनकी मैपिंग हो रही है। इस मैपिंग से क्या होगा, हमको एग्ज़ैक्टली पता लगेगा कि जो मिट्टी की स्थिति है वह क्या है, उससे जो प्रभाव पड़ रहा है वह क्या है, और स्पेशली हम इसका इस्तेमाल करेंगे एग्रीकल्चर में। तो डिजिटल कृषि मिशन चल रहा है, जिससे हम यह देखेंगे कि जो मिट्टी का प्रभाव है, उसकी वजह से जो कृषि है, वह कितना इम्पैक्टफुल होती है। तो हम डेटाबेस बना रहे हैं। 5 दिसंबर को क्या मनाते हैं? विश्व मृदा दिवस, यह भी इम्पोर्टेंट है। और जो 2026 की थीम है, वह क्या है? सॉइल एंड वाटर एज़ सोर्स ऑफ लाइफ। यह भी याद रखिएगा, हो सकता है पूछ ले। तो हमने पूरा टॉपिक कवर कर लिया। कुछ शब्द हम और देख लेते हैं, यह एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे एक शब्द आपसे पूछेगा पेडोलॉजी, तो यह क्या है? जो मिट्टी है, उसका निर्माण, उसका प्रकार, उसका वर्गीकरण, उनका जो अध्ययन है, प्राकृतिक अध्ययन, उसको क्या कहते हैं? पेडोलॉजी। फिर क्या है? मृदा प्रोफाइल, सॉइल प्रोफाइल। जो मिट्टी है, उसकी क्या की जाती है? वर्टिकल सेक्शन, उसको काट कर लिया जाता है और फिर उससे क्या किया जाता है? उसकी प्रोफाइलिंग की जाती है। उसमें कौन-कौन से खनिज हैं, कितना खनिज है, नमी की मात्रा कितनी है, मिट्टी का प्रकार कौन-सा है, वह सब देखा जाता है। एक शब्द मिलता है आपको ह्यूमस। ह्यूमस क्या है? मिट्टी में जो मौजूद सड़े-गले क्या है? कार्बनिक पदार्थ, उनको देखा जाता है। एक क्या है? सैलिनाइज़ेशन या मृदा लवणीकरण, जो मिट्टी में नमक की मात्रा बढ़ जाती है, उसको देखा जाता है। जिससे क्या होती है? ऊसर भूमि पैदा हो जाती है या ऊसर भूमि बन जाती है, रेत मिलती है हमको। रेत आपने बहुत पहले सुना होगा कि कपड़े धोने वगैरह के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता था, तो बहुत पुरानी टर्मिनोलॉजी है ये, इसको आपने शायद सुना भी होगा। तो यह शब्द भी प्रमुख शब्द हैं जो आपको याद रखने होंगे। तो इस तरह 2 प्रश्न हमने किए, काफ़ी डिटेल से उनका एनालिसिस भी हमने किया और डिटेल से हमने कवर किया कि उससे रिलेटेड जो जीएस के पार्ट है वह क्या है, करंट अफेयर का जो पार्ट है वह क्या है। अगर आप इस तरह से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएँगे और अपनी जो पीवाई की सीरीज़ है उसको इस तरीके से कवर करेंगे, तो आप यह मान के चलिए कि 60 से 70% प्रश्न इसी पीवाईक्यू सीरीज़ से आ जाएँगे और आपके एग्ज़ाम का जो सिलेक्शन है, वह यही पीवाईक्यू सीरीज़ लगभग-लगभग श्योर कर देगी। तो उम्मीद करता हूँ, इस सीरीज़ से आपको फ़ायदा हो रहा होगा। अगर आपको यह सीरीज़ पसंद आ रही हो, प्लीज़ शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, जिससे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।